छांगुर के रैकेट में फंसकर धर्मांतरण का शिकार हुई फरीदाबाद की नाबालिग लड़की ने भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि कैसे छांगुर के मकड़जाल में उसे फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। फिर वो छांगुर के चंगुल से कैसे निकली। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने उस पीड़ित लड़की से बात की। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा आज यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। वो बाबा जो कभी साइकिल पर अंगूठियां बेचा करता था, उसने देखते ही देखते हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया आखिरकार कैसे? तो इसका जवाब है, ये सब कुछ मुमकिन हुआ धर्मांतरण के काले कारोबार से। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों में, और आप समझिए कि अब फरीदाबाद में भी उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। उत्तर प्रदेश में उसके तमाम ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है और ईडी लगातार उसके संपत्तियों की जांच कर रही है। इन सबों के बीच में फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर सामने आई है, जिसने साफ तौर पर कहा है कि उसके बाबा ने और बाबा के एक चेले ने, इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको गुमराह किया, उससे मुलाकात की और उसका शारीरिक शोषण किया, उसके साथ जबरन वो सब कुछ काम किया जो अनैतिक था। वो बेटी हमारे साथ है, वो लड़की हमारे साथ है, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके साथ रेप किया गया और उसको कई बार धमकियां दी गई। और ये सब कुछ हुआ धर्मांतरण के उस मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के इशारे पर। सबसे पहले आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। मुझे बताइए, आखिरकार ये खेल कैसे शुरू हुआ? कब आप छांगुर बाबा से मिली? कौन मिलवाने वाला था और कहाँ मुलाकात हुई? मैं पहले 66 नंबर गली में रहती थी, तो उधर से हमने 2-3 महीने पहले कमरा खाली किया था। कमरा खाली करने के बाद हम 65 नंबर गली में चले गए थे। तो 66 नंबर गली में मैं बचपन से पली बड़ी थी। पली बड़ी होने के बाद वहाँ पे 2-3 महीने में बाद अप्रैल में आमिर और आमिर का पूरा परिवार आता है। उसके बाद उसकी जो बहन थी नेहा ने मुझसे धीरे धीरे फ्रेंडशिप करी, बट उसका नाम नेहा था, उसने अपना नाम पूरा नहीं बताया था, नेहा खान। मेरी उससे दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती होने लग गई, तो हमारे जाने लग गए, मिलने जुलने लग गए थे। उसके बाद वो अपने घर पर लेके जाती है मुझे। जब मुझे पता चला, मैंने देखा कि उसके जो कुरान शरीफ की जो भाषा होती है वो लिखी पड़ी थी कुरान की, वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा आप लोग मोमडन हो? तो वो लड़की कहती है हाँ हम मुसलमान हैं। कि भेदभाव, इतना भेदभाव? मैंने कहा नहीं भेदभाव नहीं, बस मैं पूछ रही थी। फिर उसने अपने भाई से मेरी दोस्ती करवाई थी, फ्रेंडशिप करवाई थी आमिर हुसैन से। आमिर हुसैन से दोस्ती करवाने के बाद तो वो कहती है कि अल्लाह और भगवान एक ही है। जब मैं भी इतना हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती थी, मैं भी यही कहती थी कि हाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा सब एक ही है। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद वो मुझे, उसकी फैमिली, आमिर की फैमिली और आमिर की बहन नेहा, जो कि मुझे निजामुद्दीन की दरगाह पर लेके जाती है। दरगाह पर ले जाने के बाद वो मुझे छांगुर बाबा से मिलवाती है। छांगुर बाबा, जहाँ पे उन्होंने अपनी भाषा में सलाम करवाया था, मौलाना बैठे पड़े थे, तो उनमें से एक मौलाना थे छांगुर। उनसे मुलाकात करवाने के बाद वो अपनी भाषा में सलाम करवाते हैं। उस समय मेरी उम्र थी तकरीबन 15 साल की। उसके बाद करने के बाद उसकी बहन छांगुर से बोलती है, छांगुर बाबा से, मेरे सामने ही कि ये हमारे भाई की होने वाली बीवी है। बीवी होने के बाद वो उसको छांगुर बाबा पूछते हैं ये हिंदू है या मुसलमान? तो वो कहती है कि ये हिंदू है। आमिर कहता है ये हिंदू है। तो छांगुर बाबा बोलते हैं इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। जन्नत नसीब करने के बाद वो कहता है कि पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद क्या कहते हैं तुम इससे निकाह पढ़ सकते हो। फिर उसने मुझे, छांगुर बाबा ने उस समय एक तावीज़ दिया था। तावीज़ में उसने पहले तो अपने सामने मुझे पानी में घोल कर पिला दिया। घोल कर पिलाने के बाद उसने मुझे मेरे पास तावीज़ रखने को दिए और बोला कि रोज डेली इसको सुबह शाम पीना है तुम्हें। मैंने अपने पास संभाल के रखा और मैं पीती भी रहती थी। उसके बाद मेरा धीरे धीरे माइंड एकदम से इस्लाम में जाने लग गया था। अपने घर वालों से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े करना और अपने धर्म से उनके धर्म में अच्छा लगने लग गया कि ये लोग अच्छे हैं, यही सब कुछ है। मैं ऐसे ऐसे लड़ती थी और बोलती थी। उसके 1 महीने बाद आमिर अपनी भाभी के घर लेके जाता है मुझे गोची में। उसकी बहन वहीं पे नेहा जो होती है उसकी भाभी के घर में मौजूद होती है। मौजूद होने के बाद आमिर जब लेके जाता है तो मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगता है। जब मैं उससे लड़ाई झगड़े करती हूँ, उससे बोलने लगती हूँ, तो उसकी बहन कहती है आज के ज़माने में तो ये आम बात हो चुकी है। आम बात होने के बाद आमिर जो है फिर वो ज़बरदस्ती मुझे टच करने लगता है। तो उसकी बहन जो थी
वो अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम करवा देती है। गलत काम करवाने के बाद उस गलत काम की फोटो वीडियो जो थी वो क्लिक कर लेती है और कहती है अपने भाई से, भैया ये फोटो वीडियो संभाल के रखना, ये हमारे आगे काम आएगी। मुझे एक बात बताइए, जब आमिर ने आपके साथ जबरदस्ती चीज की या कुछ भी संबंध बनाने की कोशिश की तो आपने फिर उसका विरोध नहीं किया? आपने कहा नहीं कि ये गलत है, आप क्यों कर रहे हो? या उस वक्त आपको मारा पीटा गया, फोर्स किया गया, या सब कुछ आपकी रजामंदी के साथ हुआ? ऐसा कैसे हुआ? मैंने जब वो मेरे कपड़े टच कर रहा था, छू रहा था, तब मैंने उससे बोला था कि ये गलत है, तुम्हारी बहन यहीं पे बैठी पड़ी है। मैंने कहा ये सब गलत है, मेरी अभी उम्र ही क्या है। तो उसकी बहन ये बोलती है कि ये आज के ज़माने में आम बात हो चुकी है, ये पहले ही नहीं है, मतलब कि ऐसा इसने बोला कि ये आज के ज़माने में आम बात है। उसके बाद उसकी बहन उसी रूम पर रहती है तो उसके साथ मिलकर मेरे साथ गलत काम करवा देती है अपने सामने ही, अपने भाई के साथ। और उसके बाद वो मेरी फ़ोटो वीडियो खींच लेती है। क्लिक करने के बाद वो आमिर से कहती है कि भैया ये फ़ोटो वीडियो संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आएगी आगे जाके। तो उसी फ़ोटो वीडियो से आमिर मुझे धीरे धीरे बुलाने लग गया, ब्लैकमेलिंग करने लग गया, धमकी देने लग गया कि मैं ये वायरल कर दूंगा, अगर तू नहीं आई, तूने मुझसे बात नहीं करी मैसेज कॉल पे, तो मैं ये वायरल कर दूंगा। 28 तारीख से लेके 28 फरवरी से लेके इसने 14 मार्च तक मुझे बुलाता था और मैं जाती थी। जिस घर में ही रहता था वो मकान मालिक जो था, हमें ये नहीं पता था कि मेरे चाचा का जान पहचान वाला है। एक दिन 14 मार्च की रात को मेरे घर वालों को मकान मालिक सूचना देता है कि तुम्हारी लड़की यहाँ पे मिलने आती है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार रहता है क्या? तो मेरी मम्मी उससे एड्रेस वगैरह मांगती है, तो मेरी मम्मी और कुछ लोग हमें पकड़ लेते हैं मौके पर। पकड़ने के बाद उसको 112 नंबर पर कॉल करते हो, थाने लेके जाते हैं। थाने ले जाने के बाद पॉक्सो एक्ट का जब FIR दर्ज करवाते हैं तो कोई भी FIR दर्ज नहीं करता पुलिस वाला, क्योंकि मैं उस समय पे कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप रहती हूँ डर के मारे। चुप थी तो बजरंग दल वालों को फिर बुलाया गया था। किसने बुलाया था? कुछ लोगों ने फोन कर दिया था आस पड़ोस के कि यहाँ पे एक लड़का लड़की पकड़े गए हैं, लड़का जो कि मुसलमान है। तो उसको जब उनको बुलाया गया, बुलाने के बाद फिर उन्होंने FIR दर्ज करी, जो कि पॉक्सो एक्ट में आमिर जेल चला गया था। जेल जाने के बाद उसकी ये किस साल की बात है, किस महीने की बात है? और इस पूरी घटनाक्रम को जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि लगभग 2 साल होने आए हैं, 2 साल ये पूरी चीजें को हो रहे हैं। तो कब आमिर को जेल भेजा गया? क्योंकि इसमें बीच में जो जानकारी मुझे मिल पाई है उसके हिसाब से आमिर की बेल भी हो गई थी। तो वो बेल कैसे हुई, क्या हुई? आपने अपने बयान बदले, बयान नहीं दिए, क्या हुआ था? जब वो जेल चला गया था तो उसके 1 हफ्ते बाद बहन मुझे कॉल मैसेज करती है, इंस्टाग्राम पर धमकी देती है। पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई, फिर अपने उसमें आ गई कि मैं तेरी फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरा भैया तेरी वजह से जेल चला गया है, तूने मेरे भाई को जेल भेजा है, अब तू उसको बचाएगी, उसके पक्ष में तूने बयान नहीं दी तो हम तुझे मार डालेंगे और तेरी फोटो वीडियो उसको वायरल कर देंगे। उसके बाद मैं जब उससे बोलती हूँ कि मेरे घर वाले उसके लिए बयान नहीं देने देंगे, तो उसकी बहन मुझे बार-बार एक ही धमकी देने लग गई रोज की, तेरी फोटो वीडियो वायरल कर देंगे मेरे भाई को अगर तूने नहीं छुड़वाया, उसके पक्ष में बयान नहीं दिए। उसके बाद 5 अप्रैल 2024 को उसकी बहन मुझे लेने आती है मेट्रो स्टेशन पे, मंडी हाउस पे। ले जाने के बाद वो मुझे नागलोई में लेके जाती है। 2 महीने। आप मंडी हाउस कैसे पहुंचे? क्या करने आप गए थे मंडी हाउस? मैं अकेले चली गई थी। जब उसने बोला कि हम तेरी फोटो वीडियो वायरल कर देंगे, किसने? नेहा खान ने बोला कि अगर तूने मेरे भाई के पक्ष में बयान नहीं दी तो हमारे साथ आके रह। जब मैं चली गई उसके साथ रहने, तो 5 अप्रैल को जब मैं गई तो 2024 में, तो पहले उसने मुझे नागलोई की दिल्ली में अपने पर्सनल रूम पे रखा था 2 महीने। उसमें जो नवाब खान था वो मिलने आता रहता था नेहा से, तो फिर मुझसे भी हंसी मजाक करता था। फिर उसके बाद 4 महीने मुझे नवाब के घर पर रखा गया था। जब आप नवाब के घर पे थे तो इस दौरान आमिर जेल में था या बेल पर था? कहाँ था? जेल में था। जेल में था। नवाब के घर पर रखा, जो कि पुलिस में है, रोहिणी में। उसका घर पड़ता कंजावला कराला चौक के पास, उसमें रखा गया उसके पास। तो वो भी मतलब जो उसकी बीवी बाहर मार्केट चली जाती थी, उसके बच्चे ट्यूशन चले जाते थे, तो वो भी मेरे साथ गलत काम करता था और मुझे जबरदस्ती मीट बनाने को बोलते थे। उसके बाद जो उसकी बहन थी वो मेरे साथ रहती थी, मुझे अपने साथ नमाज पढ़ाती थी। नमाज में उसकी जो कुरान की आयत होती है नमाज की, वो सब मतलब मुझे हिंदी में लिख लिख के देती थी और डेली मुझे पढ़वाती थी। और मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे मारती थी, पीटती थी। मारपीट करने के बाद उसके बाद उसकी जो बहन थी मुझे भैंसे का मीट खिलाती थी, कहती थी खाना है तो यही खाना पड़ेगा और अगर हमारे धर्म में रहना है तो तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। करने के बाद उसकी बहन मुझे मारपीट करती थी जबरदस्ती, ऐसे मतलब कि गंदा गंदा बोलती थी
और अपने साथ पूरी नमाजें याद करवाती थी। और मेरे हाथ पर उसने टैटू बनवा दिया फातिमा नाम का। एक बार आप दिखाएंगे वो टैटू? हाँ जी, ये रहा। ये वो टैटू है जो आपके हाथ पे नेहा खान ने बनवाया था। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताइए, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद आप कमरुद्दीन नगर से कब बाहर आए? उसके बाद अगर हम कहें बाहर आके फिर आप कहाँ गए, या आमिर से मिले, या फिर नेहा के साथ ही कहीं और रहने लगे? कैसे बाहर आए वहां से? मैं उसके घर पर 9 महीने तक थी, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। फिर जब वो लोग मुझे बुर्का पहना के बाहर लेके जाते थे, बुर्के में ही वो नेहा और नवाब और उसके माँ बाप जो थे, मुझे 22 अक्टूबर 2024 को स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट 12 सेक्टर में गवाही के लिए लेके जाते हैं। कहाँ पे है? दिल्ली? नहीं, 12 सेक्टर कोर्ट फरीदाबाद में। बुरखे में लेके आते दिल्ली से। बुरखे में लाने के बाद वो पहले से बोल देते हैं, अगर तूने हमारे भाई के पक्ष में बयान नहीं दिया या वहाँ जाके तू चेंज हो गई। तो ये केस फरीदाबाद कब पहुंचा? क्योंकि आप तो दिल्ली में थे और आपके घर वालों को इस दौरान कुछ भी पता नहीं चला कि मेरी बेटी कहाँ है, कोई उन्होंने FIR नहीं कराई, या उन्हें जानकारी थी कि आप कहीं हैं, किसी के साथ हैं? क्योंकि अगर 9 महीने तक किसी की बेटी गायब रहती है तो बहुत लाजिम है कि घर परिवार वाले परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, FIR करवाते हैं और आसपास में इत्तला करते हैं। जब आमिर का मुकदमा दर्ज हुआ था तो वो फरीदाबाद में ही हुआ था। दिल्ली में उसकी बहन और उसकी फैमिली रहते थे, शिफ्ट हो गए थे यहाँ से खाली करके जब गए थे तो वहीं पे रहती थी। तो उस फरीदाबाद का ही कोर्ट लगता था। ये मुकदमा पहला मुकदमा किसने दर्ज कराया था? किसकी तरफ से दर्ज कराया गया? ये मेरी मदर की तरफ से दर्ज करवाया गया था। और आपकी मदर ने आपकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कभी? किस डेट में, कुछ याद हो? 9 महीने तक मेरी माँ मुझे ढूंढती रही थी पागलों की तरह, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। तो पुलिस चौकी में जो था वो यही कहते थे कि अपनी बेटी की खुद लोकेशन ढूंढ के लेके आओ, तब हम उसे ढूंढेंगे। और क्या कहते हैं, तुमने रोज रोज का क्या ड्रामा बना रखा है, आ जाते हो, ऐसे बोलने लगे। तो मेरी मम्मी ने कहा, मेरी बच्ची एक नाबालिग बच्ची है, वो बालिग भी नहीं, उसमें भी इतना दिमाग भी नहीं है जिसे सही गलत का पता हो, उसे आप ढूंढ के लाओ। तो 9 महीने तक वो लोग मतलब ऐसे टालते रहते। तो 22 अक्टूबर को मेरी गवाही भी हो जाती दबाव में। ये लोग प्रेशराइज से मेरी गवाही करवा देते, कहते हैं कि अगर तू वहाँ पे जाके मुकर गई तो हम तेरी फोटो वीडियो वहीं से कोर्ट से ही वायरल कर देंगे और तेरे माँ बाप को पता चलेगा कि तूने क्या क्या किया है। उसके बाद मैंने आमिर के हक में बयान दे दिए। बयान देने के बाद जब मैं दिसंबर, फिर उसके बाद मैं द्वारका ही चली गई थी 2 महीने तक। फिर भी मैं उसके घर पर ही रही थी, द्वारका सेक्टर 10 में, आमिर के घर पे। उस दौरान उसकी बहन मुझे स्पा में लेके जाती थी, स्पा सेंटर में गलत काम करवाती थी। कई फोटो वीडियो से मतलब कि चैट्स करवाने, कई वीडियो कॉलिंग पर शॉर्ट ड्रेस पहनवाती थी मुझसे और गलत काम करवाती थी 2 महीने तक। उसके बाद 17 तारीख को आमिर की बेल हो जाती है। तो 17 तारीख को उसके ऑर्डर आ जाते हैं कि 2024 में किस 17 कौन सा? 2024 में 17 दिसंबर को बेल के ऑर्डर आ जाते हैं। और उसके बाद उसकी 18 तारीख को वो घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है जबरदस्ती। घर कौन से वाले घर पे? अपने घर पर आता है, द्वारका सेक्टर 10 में। हाँ जी। आने के बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर मुझे मारता है, पीटता है, खूब तोड़ता है। कहता है कि तेरी वजह से मैं जेल चला गया, तेरे माँ बाप की वजह से जेल चला गया, ये वो बोलने के बाद फिर 20 दिसंबर को जब मेरी मम्मी हार चुकी थी बिल्कुल, तब उन्होंने बजरंग दल का वो उठाया था, गेट खटखटाया। तो बजरंग दल वालों ने उनकी मदद करी। फिर DCP जो कुलदीप सर थे उनसे बोला तो उन्होंने तुरंत एक्शन उठाया था कि किसी की माइनर बच्ची 9 महीने से बाहर है और इनके पास लोकेशन है, तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे, आप लोग जाओ इनके साथ। तो फिर 20 दिसंबर को ये लोग मुझे द्वारका सेक्टर 10 से लेके आते हैं। कैसे आई आपकी माँ के पास, आपके परिवार के पास ये लोकेशन कैसे आई और कैसे ये सारी चीजें फिर से दोबारा से मालूमात में, जानकारी में आई? ये आई थी 20 दिसंबर को, इन्हें सुबह लोकेशन मिली थी वहीं पे द्वारका में, इनकी कोई फैमिली। कैसे मिली थी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस दौरान आपके पास कोई मोबाइल नहीं होगा, क्योंकि आप फोन पर लगातार बात तो करते ही होंगे ना। आपके पास मोबाइल नहीं था, आपको घर वालों का नंबर याद नहीं थे, या फिर आपने कोशिश नहीं की घर वालों से बात करने की, या फिर आपको बांध के वहां रखा गया, या फिर आप अड़ोस पड़ोस में कहीं तो होते ना जो आपको। और फिर जब आप यहाँ कोर्ट में आए थे तो उस दौरान आपकी माँ से मुलाकात नहीं हुई? मेरी कोर्ट में मेरी मम्मी से मुलाकात हुई नहीं थी। बुरके में आई थी, मैं अंदर जज के रूम में चली गई थी, वहीं से गवाही देके फिर बाहर ही आ गई थी मैं। और उस दौरान मेरे पास इन्होंने कोई फोन नहीं दे रखा था, किसी से बोलने नहीं देते थे, किसी से चालने नहीं देते थे, अपने साथ ही रखते थे, बुरके में लेके जाते थे। तो द्वारका में जहाँ आप रहते थे वहाँ तो आपके पास फोन होगा, अड़ोसी पड़ोसी होंगे जिनसे मिलकर आप ये बातें बता सकते थे? नहीं, द्वारका में जो था इनका सेपरेट रूम था, अंदर ही अंदर रहती थी मैं।
और जो नागलोई में भी थी तो वहाँ पे भी मैं अंदर ही अंदर रहती थी। किसी से मैंने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पैरों में बिछिए और पायल पहना दी थी, चूड़ियाँ पहना रखी थी हाथों में। बोलते थे कि हमारी भाभी है और हमारे भैया जो है वो बाहर काम करते हैं बॉम्बे में एसी का, और हमारे भाभी से कभी कभी मिलने आते हैं। फिर मिलने उसकी, और जो मेरी लोकेशन इन्हीं की द्वारका में, ये इनके किसी रिश्तेदार ने दी थी। उसको पता था कि ये लोग मुझे मारते पीटते हैं, तो उस बेचारे ने मेरी हेल्प करी, मतलब मेरी मदर की हेल्प करी कि आपकी लड़की को बहुत मारते पीटते हैं, दुष्कर्म करते हैं और क्या कहते हैं नौकरानी की तरह रखते हैं, आप प्लीज इसे लेके चले जाओ यहाँ से, कुछ जिंदा देखना चाहते हो। क्योंकि वो लोग मुझे मारने की धमकी देते थे कि हम तुझे दफना देंगे, मार देंगे अगर तूने कहीं पे भी ऐसा कुछ किया तो मैं डर चुकी थी। मैं ये भी सोचती थी कि मैं 9 महीने हो चुके हैं, अब मैं अपने घर के सारे ऑप्शन बंद कर चुकी हूँ। उस दलदल में घुसती जा रही थी। फिर 20 दिसंबर को बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता थे, वो और मेरी मदर और पुलिस वाले मुझे फिर लेके आए थे। लेके आने के बाद 3 महीने मुझे होम में रखा गया था। होम में मेरी काउंसलिंग हुई थी, वहाँ पे भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं जून में बजरंग दल वाले भैया से मिलती, जो कि हमारे पुनीत भैया हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा बहुत सपोर्ट किया है और शायद आगे भी वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी मेरा सपोर्ट करते ही हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। पुलिस हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, या कहीं पे भी ले जाना, वो न्यूज़ पर, वही भैया हमारा बहुत हेल्प कर रहे हैं। वहां से थोड़ा अगर हम पीछे आए और छांगुर बाबा पर मैं दोबारा से एक बार आऊंगा और आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, छांगुर बाबा का रोल आपने बताया कि आप निजामुद्दीन दरगाह में पहली बार गए थे, मिले थे, तो जब आप मिले थे तो उस दौरान आप जैसी कुछ और भी लड़कियां थी जो वहां पर छांगुर बाबा के आसपास हो, उनसे मुलाकात करने पहुंची हो, और कितनी बार आपकी छांगुर बाबा से मुलाकात हुई निजामुद्दीन के अलावा भी? कितनी बार आप मिले हैं उनसे? मैं उस छांगुर बाबा से तो एक ही बार मिली थी, लेकिन वहाँ पे लड़कियां जो थी, कोई चुन्नी में थी, कोई बुरके में थी, तो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन लड़कियां उनसे मुलाकात तो कर रही थी। कुछ ऐसी लड़कियां थी जो पहले हिंदू रही हूँ आपकी तरह, बाद में मुस्लिम बन गई हूँ, या उन्हें उनका धर्मांतरण करा दिया गया हो, या फिर उनको कहीं से लेकर आया गया हो? ऐसा मुझे कुछ भी उधर महसूस नहीं हुआ था। जी। तो मैं खाली छांगुर बाबा से एक ही बार मिली थी, लेकिन ये लोग मुझे दरगाह पर, अलग अलग दरगाह पर सलाम करवाने जरूर लेके जाते थे, अपने साथ घुमाने। छांगुर बाबा के अलावा कोई और ऐसा बाबा हो या कोई और ऐसा मुफ्ती, मौलाना, मुअज्जिन हो जो आपकी नजर में आया हो, जो इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व हो, कभी आपने देखा हो, मिला हो, सोचा हो, समझा हो, परखा हो, जाना हो, कभी आपसे मुलाकात हुई हो? नहीं, खाली उन्होंने मेरी मुलाकात छांगुर बाबा से ही करवाई थी। जी। उन्हीं से मेरी मुलाकात कराई थी, लेकिन हाँ दरगाह पर ये लोग घुमाने लेके जरूर जाते थे। दरगाह पे कभी ऐसा हुआ कि किसी ने धर्म परिवर्तन के लिए, किसी और बाबा ने भी, मौलाना ने भी बोला हो कि इसका धर्म परिवर्तन कराओ? नहीं, ये लोग वहाँ पे ले जाते थे, तो एक ही बार तो बस उन मौलाना से मिलवाया था, छांगुर बाबा से, लेकिन जिस दरगाह पर ले जाते वहाँ पे सिर्फ चद्दर चढ़वाते थे। अभी जब आप दोबारा से आपकी हिंदू धर्म में वापसी हुई है तो वो सारी दोबारा से आपकी घर वापसी कराई गई है। अभी आप ये मानती हैं कि आप उस धर्म से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और जो कुछ भी था एक वो पुराना वक्त था, गुजरा हुआ वक्त था, और आप हिंदू धर्म में वापसी करके आप खुश हैं दोबारा से? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो माँ बाप थे मुझे दोबारा मिल गए, मुझे मेरा हिंदू धर्म मिल गया। क्योंकि जो भी 2 साल पहले जो भी हुआ या अब तक जो भी हो रहा है, वो सिर्फ एक धमकी में हुआ था, दबाव में हुआ था, प्रेशराइज में हुआ था। धर्मा, ये छांगुर बाबा जिसका जिक्र चल रहा है, छांगुर बाबा से कुछ और बात हुई हो, कुछ और अगर आपको याद हो, पुराना कुछ याद हो? नहीं, कुछ भी याद नहीं, सिर्फ तावीज वगैरह की बात थी और धर्मांतरण की बात थी। एक बात बताइए, 2 साल में आपने कलमा पढ़ना सीख लिया, कुरान की आयतें कुछ सीखी, आपने नमाज पढ़ना सीख लिया, तो मुझे कुछ पढ़ के ऐसा बताइए, कुछ अगर आप कुछ कुरान की आयतों के बारे में जान पाए हो, नमाज पढ़ लेते हो, कुछ थोड़ा सा बताइए। और क्या जानते हैं आप इस्लाम धर्म के बारे में? इस्लाम धर्म के बारे में मैं जो इन्होंने मेरा नाम लिखवाया था फातिमा, और इन्होंने मेरा क्या कहते हैं दिल्ली में हिंदू नाम हटाकर इन्होंने मेरा, जब इनके पास रह रही थी 9 महीने तक, तो इन्होंने मेरा नाम रखा था आयत हुसैन नाम रखा था। उसके बाद इन्होंने नमाज की मुझे आयतें सिखाई हैं, जो कि ये लोग नियत करवाते थे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत, वक्त अल्लाह ताला के वास्ते, वक्त मौजूदा, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर करके नियत बनवा दी। फिर क्या पढ़वाते थे, एक आयत, सुभान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका कसमुका व तआला जद्दुका इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालिन आमीन। और कलमा वगैरह भी याद है आपको? हाँ जी। सुना सकती हैं? हाँ जी। एक बार सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जी। हाँ जी। तो आप देखिए, साफ तौर पर 2 साल के अंदर
क्या कुछ नहीं हुआ इस बेटी के साथ? कौन कौन से सितम इस पर नहीं ढाए गए? कुरान की आयतें सिखाई गई, इसका धर्म परिवर्तन हुआ, इसको मारा पीटा गया, इसका शारीरिक शोषण हुआ, साथ ही तमाम दूसरे लोगों से इसका शारीरिक शोषण करवाया गया, घर परिवार के तमाम लोगों को धमकियां दी गई, और वापस जब इस बेटी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है तो अब एक बात सामने निकल कर आई है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा कहीं ना कहीं इस पूरे गिरोह का सरगना है। और महज उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तमाम ऐसे दूसरे राज्यों में भी, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम ऐसी जगहों पर भी अब छांगुर बाबा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ईडी उसकी संपत्तियों की जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है, और अब छांगुर बाबा कानून की गिरफ्त में है, कानून के शिकंजे में है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।